आलमी सियासी मंजरनामे में 2 दिनों में 5 और 6 जुलाई को 2 बड़ी तब्दीलियां हुईं, जिन पर पूरी दुनिया हैरत ज़दा है। पहले दिन बरतानिया में पार्लियामानी इंतखाबात के बाद मुसलसल 14 वर्षों तक इक़्तिदार में रहने वाली कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हारी। लेबर पार्टी ने हुकूमत के लिए जितना तवील इंतज़ार किया, उसे उतनी ही बड़ी जीत मिली। दूसरी बड़ी तब्दीली ईरान में देखने को मिली, जहां सदारत इंतखाबात में सईद जलीली को शिकस्त हुई और इस्लाह पसंद व रोशन ख्याल मसूद पज़ेश्कियान जीत गए। दोनों मुल्कों में ये बहुत बड़ी तब्दीली है, जिसके बारे में वहाँ के लोगों की सोच ज़रूर नताइज के मुताबिक होगी, लेकिन दुनिया में ऐसी सोच नहीं थी। ईरान में इस तब्दीली को मुल्क और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अहमियत दी जा रही है। आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स में हम इसी मौजू पर रोशनी डालेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट डॉक्टर फैसल अहमद ख़ान। फैसल साहब और खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फैसल, शुरुआत आपसे करेंगे। जो न्यू ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी जो इमेज है एक रिफॉर्मिस्ट की इमेज है। क्या समझा जाए रिफॉर्मिस्ट की इमेज से? क्या समझा जाए कि वो जमहूरियत के दाई हैं या लिबरल हैं? आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, पहले हमें मेरे ख्याल से ईरान का जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसे समझने की ज़रूरत है। ईरान के प्रेसिडेंट या ईरान के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं, उनके पास यूके या अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट की पावर नहीं होती है। ईरान में सीधे सीधे एक सुप्रीम काउंसिल है जो एक रिलीजियस बॉडी है, और उसमें वहाँ के जो सबसे बड़े आलिम हैं वही एक तरीके से वीटो पावर है उनके पास। यानी मान लीजिए अगर आप या मैं से कोई प्रेसिडेंट हो, कोई भी अगर हम फैसला लेंगे तो वो फैसला तब तक मुनक्कद नहीं हो सकता है, वो तब तक लग नहीं सकता है या लागू नहीं हो सकता है जब तक उसे सुप्रीम रिलीजियस काउंसिल का कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए। अब जहां तक बात करें मसूद साहब की, तो मसूद साहब जीते हैं, और ये बात हकीकत है कि उनके मुकाबले में जो उनके राइवल थे वो काफी हार्डलाइनर माने जाते थे। लेकिन यहाँ साथ ही साथ हमें देखना ये पड़ेगा कि ईरान में पिछले 2-3 साल में काफी एंटी रेजीम प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से रेजीम कहीं ना कहीं एक बैकफुट पड़ता। और मुझे लगता है ये, अच्छा अगर हम देखें यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की, तो इतनी कम ईरान में वोटिंग परसेंटेज बहुत वक्त जब से इलेक्शन हो रहे हैं शायद इतनी परसेंटेज कम कभी नहीं हुई है। लोगों को नो डाउट इस पूरे प्रोसेस से कहीं ना कहीं शायद नाराजगी भी थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वोटिंग में कम पार्टिसिपेट करके ये भी दिखाया है, क्योंकि उनके वोट की आखिरी में वैल्यू कहीं ना कहीं सुप्रीम काउंसिल कम कर देता। तो ये एक पस मंजर है जो हमें जानना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ईरान का ये जो मसूद साहब का जो रजीम है या मसूद साहब का जो एजेंडा था, उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, और साथ ही साथ ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को डील करना। तो ये एक बहुत बड़ा। खालिद साहब, डॉक्टर फैसल ने अभी ये बात उठाई कि जो ईरान में जो प्रेसिडेंट का जो ओहदा होता है वो आला तो होता है, लेकिन मोस्ट पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशनरी गार्ड पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम काउंसिल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो इन हालात में एक जो है लिबरल जो है प्रेसिडेंट किस तरह से काम करेगा, बल्कि रिफॉर्मिस्ट लीडर किस तरह से काम करेगा? देखिए, अगर हम इलेक्शन के दौरान की बात करें तो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के पहले जिस तरह के बयान जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, उनकी जानिब से आ रहा था मसूद पज़ेश्कियान के लिए कि ये बहुत ही सख्त बयान है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दोनों की ट्यूनिंग कैसी है। वो ज़रूर जीत गए हैं। उनका जो सख्त तरीन बयान ये था कि जो लोग मगरिब के साथ ताउन की बात करते हैं, मगरिब से कुछ उम्मीदें लगाते हैं कि ईरान में की बेहतरी के लिए, वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। तो ये अब इस तरह का बयान एक डायरेक्ट अटैक है, डायरेक्ट हिट किया उन्होंने उनको। लेकिन उसके बावजूद मसूद पज़ेश्कियान की जीत हुई। तो ये जो जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि गुज़श्ता 3-4 सालों में जिस तरह का पब्लिक प्रोटेस्ट देखा गया हुकूमत के ख़िलाफ़, ये एक्चुअली उसका वो कल्मिनेशन था जो मसूद पज़ेश्कियान की जीत हुई है। यकीनी तौर पर ये लिबरल हैं, हाँ, लेकिन बाकी ममालिक की तरफ प्रेसिडेंट को फुल पावर नहीं है, या अमेरिका की तरह कहें या और दूसरे ममालिक की तरह कि जो चाहे वो फ़ैसला ले ले। ये जो चाहे वो फ़ैसला नहीं ले सकता वो वहाँ का प्रेसिडेंट।
वो जो आपने जैसा बोला कि वीटो पावर तो सुप्रीम लीडर के पास है, खामनेई साहब के पास है, और वो अलकुद्स हो और ये बहुत सारी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड वगैरह हैं, तो इस तरह के ये सारा कमांड उनके पास है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है हाँ, आवाम से जो उनको आवाम में जो मकबूलियत रही या जो उनको वोट हासिल हुए वो इस वजह से कि वो पर्दे जो जिस तरह से पर्दा के सिलसिले में ख़वातीन के पर्दे के सिलसिले में जो सख्ती थी, उस सख्ती के वो सपोर्टर नहीं है उसकी। उन्होंने खुल कर कहा कि उस तरह के इस्लाम में उस तरह के पर्दे की पाबंदी नहीं है, पर्दा उसमें भी लिबरल होने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारे इशू पर वेस्ट से जिस तरह से बार बार वो कहते हैं कि मगरिब के साथ बेहतर ट्यूनिंग की ज़रूरत है, बेहतर कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसी पर उन्होंने खामनेई साहब ने इलेक्शन के पहले जो बयान दिया था कि न्यूक्लियर डील जो ईरान और अमेरिका के जो ईरान का हो रहा था उसमें ईरान ने धोखा नहीं दिया था, अमेरिका ने धोखा दिया था। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए अमेरिका पर भरोसा करके मगरिब से रिश्ते उस्तवार करना वो ख्वाबों की दुनिया में रहने के बराबर है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है, और उन्होंने जीत के बाद नसीहत दी है खामनेई साहब ने कि हमें उम्मीद है कि मसूद पुज़ेशकियान इब्राहिम रईसी की राह पर चलेंगे। उन्होंने इशारा देने की कोशिश की है कि इब्राहिम रईसी हार्डलाइनर थे, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि मसूद साहब जो लिबरल व्यू रखते हैं वो पूरी तरह से लिबरल व्यू न रख के वो जो खामनेई साहब का जो स्टैंड पॉइंट है या उनका जो व्यू है और जो इब्राहिम रईसी का जो स्टैंड था उससे उस जानिब अपने आप को मोड़े। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अब आगे देखा जाए कि किस तरह का मामला बनता है और दोनों के दरमियान कैसे रिश्ते रहते हैं। हुकूमत वाकई वो मसूद पुज़ेशकियान स्मूथ तरीके से चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेसिडेंट होते हुए भी पावर पूरी तरह से वो जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट पावर नहीं है। डॉक्टर फैसल, अगर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ईरान जिस जगह लोकेटेड है उसकी अपने आप में काफ़ी अहमियत है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखा जाए तो। आप अगर रीजनल बैलेंस की बात करें तो उसको किस तरह से देखते हैं? ईरान की आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ईरान की अपनी जगह जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो अपनी जगह या आपके इमीडिएट नेबर्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक के साथ है ही है। साथ ही साथ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस शाम यानी सीरिया के ऊपर और लेबनान में भी है। हत्ता ये कि फिलहाल जो फिलिस्तीन और गाजा में जो पूरा कत्लेआम हो रहा है उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि किसी भी तरीके से अगर इस जंग को आगे बढ़ने से रोकना है तो ईरान इसमें इन्वॉल्व ना हो। सारी की सारी कोशिश ये है, क्योंकि ईरान अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो ईरान के साथ सीरिया और हिजबुल्ला और दीगर काफ़ी, यमन ऑलरेडी उनकी तरफ से और उनके सपोर्ट में है, और यमन ने नो डाउट इसमें इस वक्त भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अगर हम बात करें अभी इमीडिएट वक्त की, तो ईरान के ताल्लुकात सुन्नी जो ब्लॉक है उससे काफ़ी ख़राब थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चाइना के इन्फ्लुएंस में दोनों में कुछ हालात बेहतर और ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। ये एक अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का भी बायस है, क्योंकि एक बार ईरान और सुन्नी ब्लॉक के ताल्लुकात अगर बेहतर हो गए तो चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब तक जो ख़ासतौर से सऊदी अरब और उनके साथी ममालिक में मसला था, उन्हें हमेशा डर रहता था या डर दिखाया जाता था कि ईरान है, ईरान आपके साथ परेशानी खड़ी कर देगा, ईरान आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर उन्हें ये चीज़ पता चल जाए या इस बात पर वो एग्री कर जाएं कि ईरान उनके लिए थ्रेट नहीं है बल्कि उनका एक शाना बशाना चलने वाला एक मुल्क है, तो उनके लिए और पूरे रीजनल पीस के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और यहीं पर जो मसूद साहब हैं उनका एजेंडा जो है वो काफ़ी क्लियर है। उन्होंने ये बात अपने कैंपेन के दौरान भी कही है कि रीजनल अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करना न्यूक्लियर डील के साथ साथ उनकी टॉप प्रायोरिटीज में से होगा। तो अगर वो एक कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे हमारे साथी ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि वो सुप्रीम लीडर ही अल्टीमेटली वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं, और इतना आसान नहीं है ताल्लुकात जो सदियों से या सालों से खराब चल रहे हैं उन्हें रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन वही एक बहुत बड़ा मसला है जी उनके सामने सबसे बड़ा एजेंडा मेरे हिसाब से। खालिद साहब, जब अभी फतेह हुई पेज़ेशकियान की तो उस वक्त काफ़ी कुछ लोगों ने उम्मीद का इजहार किया। कुछ लोगों ने कहा कि ईरान के अंदर एक समाजी और सियासी इन्फिताह का दौर शुरू होगा, जो इंटरनेट पर जो पाबंदियाँ हैं उसमें ढील दी जाएगी, और जैसे अभी आपने इससे पहले जिक्र किया था कि उनका जो हिजाब के ऊपर जिनका स्टेटमेंट था, तो
क्या वाकई में उनके लिए आसान होगा इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले पाना? और अगर आसान होगा तो उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी अगर हिजाब के ऊपर वो कोई भी एक लिबरल स्टैंड लेते हैं? देखिए, मुश्किलात तो ज़रूर आएंगी, लेकिन उन्होंने चूंकि इलेक्शन के दौरान वादा किया था, इलेक्शन के दौरान मुसलसल कैंपेन में उन्होंने वेस्ट की हिमायत की और पर्दे पर बात किया। और ये बहुत बड़ा ख़वातीन का जो पर्दा का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू रहा गुज़श्ता 4-5 सालों के दरमियान। कितने प्रोटेस्ट हुए, पूरी दुनिया ने देखा है, हम तमाम लोगों ने देखा है कि उसको लेकर कितना वावेला, कितना हंगामा हुआ। तो ये एक बड़ा इशू था जिस पर उन्होंने बात की इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए कंपल्शन भी होगा कि इसमें कुछ इस्लाह की बात करें, कुछ किसी तरह के की ढील की बात करें या रिलैक्सेशन की बात हो, वो इक़दाम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। अब ख़ामनेई साहब का क्या स्टैंड होता है, यकीनी तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि ख़ामनेई साहब चाहेंगे कि वो टकराव की सूरत हाल पैदा नहीं हो, और जो पुज़िशकियान साहब हैं वो ये चाहेंगे, क्योंकि ये एक लिबरल वर्सेस जो क़दामत पसंद कहें उनके बीच का एक टसल है। और ये एक अच्छी बात है। आप अभी बता रहे थे कि इंग्लैंड में जिस तरह से 14 साल के बाद लेबर पार्टी को हुकूमत में और इतनी ज़बरदस्त जीत मिली, तो अगर आप पूरे दुनिया के सिनेरियो को देखें, उस पर्सपेक्टिव में देखें, तो 2014 के आसपास का 2015-14 उस दौरान पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है रेडिकलिज्म की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया हार्डलाइनर की तरफ जा रही है। हुकूमतें, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो, या टर्की में उर्दुगान की जीत हो, या फ्रांस में मैक्रों हो, या फिर इंग्लैंड की बात हो, पूरी दुनिया में एक ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है हार्डलाइनर हुकूमत वहाँ पर बन रही है। लेकिन अचानक से ये तब्दीली अब आप देखिए तो सिर्फ ये इंग्लैंड की बात नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ हुकूमत चेंज हुई और लिबरल लोग हुकूमत में आ गए हैं, लेबर पार्टी हुकूमत में आ गई है। फ्रांस में भी यही हाल है। फ्रांस में भी देखिए कि मैक्रों को किन नताइज का सामना करना पड़ा, किन सूरत हाल का सामना करना पड़ा है मैक्रों को। उसी तरह से आप अगर देखें तो टर्की में जिस हार का सामना वहाँ की लोकल इलेक्शन में करना पड़ा है तैयब एर्दोगान की पार्टी को, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया अब हार्डलाइनर से लिबरल्स की तरफ आ रही है। ईरान में भी उसकी अक्कासी साफ नज़र आती है। इसी तरह से ऐसा लगता है कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में जिस तरह से कैंडिडेचर की बात हो रही है कि जो बाइडेन के अलावा कोई और कैंडिडेट बनता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये दौर हार्डलाइनर जो हुकूमत में आ रहे थे उनसे, या फिर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो हिंदुस्तान की भी अब ये थी कि जो हार्डलाइनर पार्टी है वो आ गई है हुकूमत में। तो कुल मिलाकर अभी का जो इलेक्शन हिंदुस्तान में भी जो हुआ 2024 का, तो उसमें भी जो हार्डलाइनर जो बीजेपी थी उसको जिस तरह से कमज़ोर हुई, और जो अपोजिशन पार्टियां जो लिबरल कही जाती हैं उनकी जो वो जिस तरह से मजबूत बनकर उभरी, तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में जो लिबरल्स का उभार हो रहा है, लिबरल्स की एक तरह से फतह वो इमर्ज कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी तब्दीली है दुनिया के पर्सपेक्टिव में। जी फैसल, हम आपका टेक लेना चाहेंगे। डू यू एग्री विद दिस कंक्लूजन जो अभी खालिद साहब ने कहा कि दुनिया जो है एक हार्डलाइनर से लिबरल की जानिब अब कहीं ना कहीं बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ। यकीनन अगर आप देखें यूरोप में खास तौर से ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है लेबर की विक्ट्री वहाँ पर इंग्लैंड में। उसके बाद फ्रांस में मैरी लीपेन को जिस तरीके से पहले राउंड में उन्हें लीड मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फाइट बैक करके लेफ्ट और सेंटर का कोalition बना है, और हमारे हिंदुस्तान में ही जिस तरीके से राइट विंग फोर्सेस थोड़ा बैकफुट पर आए हैं, यकीनी तौर पे एक पैटर्न इमर्ज होता है। जिस तरीके से 2014 में सब पूरी कंट्रीज में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में राइटवर्ड शिफ्ट था, अब ऐसा लगता है, या एटलीस्ट इस साल के नतीजों से तो कम से कम यही मालूम होता है कि अब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। अब ईरान पर वापस आएंगे फैसल। अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी दुनिया पर आया हैं कि किस तरह से चलते रहे हैं, किस डायरेक्शन में चलते रहे हैं, लेकिन जो पेज़ेश्कियान ने आने के बाद इस बात का इशारा दिया कि वो न्यूक्लियर डील की तरफ वापसी करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये मुमकिन है और ये रिश्ते किस तरह बढ़ सकते हैं? असल में ईरान और अमेरिका के रिलेशन के साथ वो रिवॉल्यूशन से पहले तो ताल्लुकात बहुत ज्यादा करीबी ही थे। रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में वाहिद कंट्री थी जिसमें नॉमिनल ही सही लेकिन एक डेमोक्रेसी थी, और हम इस बात पर डिबेट कर सकते हैं और कई लोगों को हो सकता है वो डेमोक्रेसी को असर ना है मॉडल में से मना नहीं कर सकता
क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रिलीजियस हेड को एक तरीके का कहते हैं एक वीटो पावर मिला हुआ है। लेकिन ये बात भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ईरान के रिजीम ने पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर बहुत खर्चा किया और लोगों की जिंदगी में काफी बेहतर हालात किए। अब इसमें ईरान के साथ एक और बड़ा मसला ये है क्योंकि ईरान अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है, इसीलिए ईरान के हमेशा से इजराइल से ताल्लुकात बहुत खराब रहे हैं रिवॉल्यूशन के बाद से। और अमेरिका और ईरान के रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो है वो इजराइल है। जब तक इजराइल से ईरान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे या ईरान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ईरान से अपने ताल्लुक बेहतर करेगा। क्योंकि एक चीज में ध्यान रखनी है, इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट पूरे मिडिल ईस्ट में अगर किसी को मानता है तो ईरान को मानता है, क्योंकि ईरान के पास जो पहले थ्रेट्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। फिलहाल अगर कोई एक मिलिट्री पावर, क्रेडिबल मिलिट्री पावर जो कहीं ना कहीं जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं और कहीं ना कहीं विल भी है, वो सिर्फ ईरान है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमने कई बार देखा सन 98 के करीब, अगर मुझे सही से याद पड़ता है, तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर करने की एक मुहिम चली थी। उसके बाद ये न्यूक्लियर डील के बाद काफी लोगों को ये उम्मीद जगाई थी कि ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन हम देखते हैं तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात अभी भी काफी खराब हैं। और मेरा एक तालिब इल्म के हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला इसराइल है। कहीं ना कहीं ईरान के और अमेरिका के अगर ताल्लुकात ठीक होने हैं तो ईरान के और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होना जरूरी है मेरे हिसाब से। खालिद साहब, एक सवाल ईरान के ताल्लुक से और है, वो ये है कि अभी आपने जिक्र किया था कि ईरान में अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी रेजीम, एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन अगर हम इस्लामी इनकलाब को देखा जाए तो वहाँ पर किस तरह से क्लर्जी ने या उलेमा ने उसको लीड किया था, लेकिन अब लोग थोड़ा रिपेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन प्रोटेस्ट के दौरान देखा गया कि बहुत सारे उलेमा की जो है पगड़ियाँ उछाली जा रही थी, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो क्लर्जी के अगेंस्ट और उलमा के ख़िलाफ़ एक माहौल बनता जा रहा है, उसकी जगह सियासी लीडरान लेते जा रहे हैं, या अभी भी वहाँ पर जो मजहबी रहनुमा है वही सबसे ज़्यादा हावी हैं? देखिए, इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान पूरी तरह से क्लच में रहा है। जो क्लर्जी क्लास है उनके क्लच में रहा है और आज भी उसका असर है रहनुमा। जिस तरह से वहाँ पर सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके पास है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो वहाँ का जो क्लर्जी क्लास है वो उसके पास किस तरह की अथॉरिटी रही है, वो उनका समाज में या ख़ास तौर से सियासत में किस तरह से उनका असर व रसूख रहा, या जो यूँ कहें कि वर्चस्व रहा है। तो यकीनी तौर पर चूँकि दुनिया और में जो जैसा मैंने कहा, मैं अगर उस पर्सपेक्टिव में देखूं तो तमाम आवाम जो है वो लिबरल्स की जानिब जा रही, लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, लिबरल पॉलिटिकल थाट्स हैं, उससे वो असरअंदाज हो रहे हैं, चाहे वहाँ की ख़वातीन हो या नौजवान हो। तो यकीनी तौर पर वो क्लर्जी क्लास का जो फ़ैसला है या जो सख्ती है उनकी, जो नौजवान है या जो आम आवाम है, वो क्लर्जी के ख़िलाफ़ नहीं है। उनके जो सख्त फ़ैसले हैं जो आवाम मुखालिफ होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ हैं। गुस्सा जो आवाम का फूटता है वो उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ फूटता है। वो जिस तरह के हार्ड लाइन लेने की कोशिश करते हैं, तो आवाम को क्लर्जी से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी समाज का अहम हिस्सा हैं। क्योंकि जो भी ईरान है वहाँ भी मजहबी लोग हैं, जहाँ मज़हब होगा वहाँ पर क्लर्जी क्लास की एक अलग अहमियत होती है। लेकिन अगर वो फ़ैसले आम ज़िंदगी को ज़्यादा मुतासिर करने लगें, हार्ड लाइन लेने पर अगर ज़िंदगी अजीरन होने लगे और ज़िंदगी बहुत सारी आज़ादी पर पाबंदी लगने लगे, तो यकीनी तौर पर जो क्लर्जी क्लास है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी। वो जो तमाम प्रोटेस्ट थे गुज़श्ता बरसों में, उसी का नतीजा थे। वरना यूँ ही खामखा क्लर्जी के ख़िलाफ़ पूरी आवाम नहीं हुई, लेकिन उनके सख्त फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाम हुई। जी डॉक्टर फैसल, मसूद पेज़ेश्कियान के आने के बाद इसराइल के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या रिस्क हैं? अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों का मुआवजा किया जाए तो क्या क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क तो फिलहाल जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट है वही है। अगर किसी तरीके से वहाँ पर हिजबुल्लाह और ईरान के सपोर्टेड ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज की जहाँ तक हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मसूद साहब भी सारे कितने रिफॉर्म के बावजूद वो इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करना अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर आवाम के अंदर क्लर्जी के खिलाफ, जैसे हमारे साथी ने बताया, क्लर्जी के खिलाफ काफी गुस्सा है,
उसके बावजूद आवाम का अगर आप एटीट्यूड और उनका रवैया अगर इसराइल की तौर देखें तो मुझे लगता है रेफरेंडम अगर कराया जाए तो ईरान में हार्डली 5% लोग नहीं होंगे जो ईरान से ताल्लुकात बेहतर चाहते होंगे, बल्कि लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट फिलिस्तीन के साथ बहुत स्ट्रांगली स्टैंड करते हैं। तो नो डाउट इसराइल के लिए अगर वॉर जोन में अगर कुछ मसला खड़ा होता है तो इसराइल के लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी ताल्लुकात बेहतर करने की नज़र से मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी इस तरफ है फिलहाल, क्योंकि अरब ममालिक भी सारे के सारे बहुत अपने डोमेस्टिक लेवल पर बहुत प्रेशर झेल रहे हैं इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने, जबकि वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर तो इलेक्शन भी होते हैं और कहीं ना कहीं एक रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलर विल को रिफ्लेक्ट करते हैं। मसूद साहब, डॉक्टर खालिद साहब, अभी डॉक्टर फैसल ने जिक्र किया गज़ा का, आपको क्या लगता है कि मसूद पेज़ेश्कियान इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में अपना कोई रोल प्ले कर पाएंगे या जो इब्राहिम रईसी के ही जो है नक्शे कदम पर चलेंगे? मसूद पेज़ेश्कियान की फ़तह जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे या गज़ा में जो मामला हो रहा है उस पर क्या उनका स्टैंड पॉइंट होगा, इस पर वही होगा। देखिए, फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले में और ख़ास तौर से ईरान और जो इसराइल के ताल्लुकात है उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें, उस तनाजुर में अगर देखें तो फ़ैसला अली ख़ामनई का ही चलेगा। वो जो उनका मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ पर आगे बढ़ना होगा, चाहे इसको वो लाइक करें या नहीं करें मसूद पेज़ेश्कियान एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि पूरी दुनिया भी ये जानती है कि मसूद पेज़ेश्कियान की जीत के क्या मतलब हैं। ईरान में एक लिबरल फेस वो ज़रूर है, लेकिन दुनिया अभी भी मोहतात है। दुनिया इस बात से खुश नहीं है कि एक लिबरल फेस वहाँ पर प्रेसिडेंट बनकर आया है, उसकी फतह हुई है। दुनिया जानती है कि ईरान की पॉलिसी क्या है, तो वो इस गलतफहमी में भी नहीं। दुनिया कई जो फॉरेन के जो एक्सपर्ट्स हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके बयानात आ चुके हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान को इलेक्शन में थोड़ा सा लिवरेज देने का भी एक मकसद था जो क़दामत पसंद है और अली ख़ामनई का जो ग्रुप है, क्योंकि ऐसा नहीं उनके लिए जीत आसान की गई है। इसके भी एक इसलिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है कि ईरान का इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भी मसूद पेज़ेश्कियान को एक जगह देने की कोशिश की गई थी कि मसूद पेज़ेश्कियान की इलेक्शन में पूरी तरह से मौजूदगी, उनको इस बात की आज़ादी देना कि वो अपनी बात, अपना स्टैंड पॉइंट पूरी तरह से रख सकें, क्योंकि इसके ज़रिए आवाम के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना था। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय है जो वेस्ट में देखते हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल पूरा जो है वो अली ख़ामनई के पास ही होगा, सुप्रीम लीडर के पास ही होगा। तो ये स्ट्रेटजिक, ये वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटजिक मूव है ऐसे दौर में मसूद पेज़ेश्कियान को थोड़ा लिवरेज देना। जी, चूँकि आपने बात की कि सुप्रीम लीडर के पास में पूरा जो है कंट्रोल रहेगा। सुप्रीम लीडर ने इलेक्शन से 2-3 दिन पहले कहा कि अल कुद्स जो है बहुत ज़रूरी है, उसकी कार्रवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। वहीं दूसरी जानिब जो मसूद पेज़ेश्कियान ये कहते हैं कि हम जो है अमेरिका के साथ रिश्ते उसवार करेंगे, न्यूक्लियर डील पर वापस जा सकते हैं। तो अगर ऐसे में अगर एक तरफ तो सुप्रीम का लीडर ये बोल रहे हैं कि हम अल कुद्स की कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी, दूसरी जानिब जो है पेज़ेश्कियान ये बोलते हैं कि हम जो है अमेरिका से रिश्ते इस्तेमाल करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कहीं ना कहीं टकराव की सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल कुद्स के बारे में खबरें आती रही हैं कि वो लेबनान में, सीरिया में या यमन में कहीं ना कहीं जो एंटी इसराइल और US एस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। देखिए, ये सारे लोग जानते हैं, वो मसूद पेज़ेश्कियान को भी अंदाज़ा है, वो जानते हैं कि अल कुद्स और तमाम जो रिवोल्यूशनरी गार्ड वगैरह हैं वो किसके कंट्रोल में हैं। वो उस पर कंट्रोल प्रेसिडेंट का कतई नहीं है। वो कमांड, उनको कमांड मिलती है सुप्रीम लीडर की तरफ से। तो यकीनी तौर पर ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मसूद पेज़ेश्कियान का मूव क्या होगा। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले तमाम जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईरान में होते रहे हैं, वेस्ट की जानिब से बहुत सवालात उठे हैं। हर इलेक्शन में सवालात उठे हैं कि ये रिग्ड है, मैनेज्ड है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। जितने भी प्रेसिडेंट मादी में हुए हैं, इवन इब्राहिम रईसी की जीत के वक्त भी वेस्ट ने, अमेरिका ने और कई ममालिक ने सवाल उठाए थे। इस बार क्या आपको वो सवाल नज़र आए? क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान की पार्टिसिपेशन को इसलिए एक मूव माना जा रहा है कि वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट है कि उसका एक स्ट्रेटजिक मूव है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि मसूद पुदिशकियान के पास कितना कंट्रोल होगा, वह कितने फैसले ले पाएंगे। वाकई अभी ये चूँकि ये अभी तो बहुत ही शुरुआत है। एक्चुअली वो अब सारे लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि वो रिश्ते कैसे होते हैं, क्योंकि जिस जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अली ख़ामनई की तरफ से, तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि वो हार्ड लाइन छोड़ेंगे नहीं। और मसूद पुदिशकियान को बार बार कह रहे हैं कि वो इब्राहिम रईसी की राह पर चलें, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाएं जो इब्राहिम रईसी। इसका मतलब कि अली ख़ामनई सुप्रीम लीडर बार बार ये इशारा दे रहे हैं मसूद पुदिशकियान को कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप हमारे कंट्रोल में हैं। हम बोल रहे हैं कि इब्राहिम रईसी की पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, और उसी तरह से इसराइल और फ़िलिस्तीन के मामले में वही मौक़िफ़ इख्तियार करना है। तो ये पूरी दुनिया इस बात को देख भी रही है, और हम सब लोगों को अंदाज़ा है कि मसूद पुदिशकियान क्या कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मसूद पुदिशकियान की फ़तह से, उनकी जीत से जहां लिबरल या रिफॉर्मिस्ट हलकों में खुशी देखी जा रही है, वहीं क़यामत पसंद थोड़ा मायूस नज़र आते हैं। लेकिन इससे कहीं भी इस बात के तासुरात नहीं दिए जा रहे हैं कि ईरान की फ़ॉरेन पॉलिसी में किसी भी तरह की कोई तब्दीली देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल अहमद खान साहब हमसे बात करने के लिए, आपके इनसाइड फील्ड व्यूज़ के लिए। इसी के साथ ही आज का एपिसोड इख्तिताम पसीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।